Starting Harry Potter and the Chamber of Secrets, Chapter 1, सबसे बुरा जन्मदिन। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था जब प्रिवेट ड्राइव के मकान नंबर 4 में नाश्ते के समय बहस हो गई थी। वर्नॉन डर्सली की नींद सुबह जल्दी खुल गई। वो अपने भांजे हैरी की उल्लू के चीखने की वजह से जाग गए थे। नाश्ते की टेबल पर वो गरज रहे थे। इस हफ्ते में तीसरी बार हुआ है। अगर तुम उस उल्लू को काबू नहीं रख सकते तो मैं उसे यहाँ से निकाल दूंगा। हैरी ने फिर सफाई देने की कोशिश की। उसने कहा, पर वो बोर हो गई है। उसे खुले आसमान में उड़ने की आदत है। अगर मैं उसे सिर्फ आज रात को खुला छोड़ दूं तो शायद। वर्नॉन अंकल गुर्राए। क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ? ये बोलते समय तले अंडे का एक टुकड़ा उनकी घनी मूंछों पर लटक रहा था। मैं जानता हूँ उस उल्लू को बाहर निकालने के बाद क्या होगा। उन्होंने और उनकी पत्नी पेटूनिया ने एक दूसरे की तरफ रहस्यमयी अंदाज में देखा। हैरी ने जवाब देने की कोशिश की, पर उसके शब्द डर्सली के बेटे डडली की लंबी और तेज डकार के नीचे दब गए। मुझे और नाश्ता चाहिए। पेटूनिया आंटी ने अपने भारी भरकम बेटे को लाड़ भरी नजरों से देखते हुए कहा, कढ़ाई में और नाश्ता रखा है मेरे बच्चे। इतने समय बाद तो तुम्हें जी भरकर खिलाने का मौका मिला है। मुझे नहीं लगता स्कूल में तुम्हें अच्छे से खाना मिलता होगा। पेटूनिया, फालतू की बात मत करो। जब मैं स्मेल्टिंग्स में था तो कभी भूखा नहीं रहा। वर्नॉन अंकल ने जोश से कहा। डडली को खाने की कमी नहीं रहती होगी, है ना मेरे बेटे? डडली इतना मोटा था कि उसके पिछवाड़े किचन की कुर्सी के दोनों तरफ लटक रहे थे। वो ये सुनकर मूर्खों की तरह मुस्कुराया और हैरी की तरफ मुड़ा। ओए, कढ़ाई लाके दो। हैरी ने चिढ़कर कहा, तुम जादुई शब्द बोलना भूल गए। इस सामान्य से वाक्य का पूरे परिवार पर अविश्वसनीय असर हुआ। डडली की सांस रुक गई और वो हांफते हुए कुर्सी से ऐसे गिरा कि पूरा किचन हिल गया। मिसेस डर्सली ने चीखकर मुंह पर हाथ रख दिया और मिस्टर डर्सली उठकर खड़े हुए और उनकी कनपटी की नसें फड़कने लगी। हैरी ने कहा, नहीं, मेरा मतलब था। उसने प्लीज नहीं कहा, मेरा मतलब और कुछ नहीं था। उसके अंकल दोबारा टेबल पर थूक उड़ाते हुए गरजे। मैंने तुमसे कहा था ना लड़के, हमारे घर में जादू का नाम मत लेना। पर मैं तो। वर्नॉन अंकल ने टेबल पर मुक्का मार दिया। डडली को डराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें चेतावनी दिया लड़के। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि इस छत के नीचे तुम्हारी असामान्य अजीब हरकतों का जिक्र हो। हैरी ने अपने बैंगनी चेहरे वाले मौसा के चेहरे से नजरें हटाई और पीले चेहरे वाली मौसी को देखा, जो डडली को उसके पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। हैरी बोला, ठीक है ठीक है। वर्नॉन अंकल वापस बैठ गए। बहरहाल वो अभी भी किसी भड़के हुए गेंडे की तरह हाँफ रहे थे और अपनी छोटी तेज आंखों के कोनों से हैरी पर करीबी निगाह रख रहे थे। जब से हैरी गर्मियों की छुट्टियों में लौटा था, वर्नॉन अंकल उससे ऐसा बर्ताव कर रहे थे कि वो कोई बम हो जो किसी भी वक्त फट जाएगा। इसका कारण यह था कि हैरी कोई सामान्य बच्चा नहीं था। सच तो यह था कि वो उतना ही असामान्य था जितना कोई असामान्य हो सकता था। हैरी पॉटर एक जादूगर था जो हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय में 1 साल तक पढ़ने के बाद घर लौटा था। और अगर डर्सली दंपति छुट्टियों में उसके घर आने की वजह से दुखी थे, तो हैरी तो उनसे बहुत ज्यादा दुखी था। उसे हॉगवर्ट्स की इतनी याद आती थी जैसे उसके पेट में लगातार दर्द हो रहा हो। उसे महल के रहस्यमय गलियारों और भूतों की याद आती, अपनी जादू की पढ़ाई, शायद जादुई काढ़े के टीचर स्नेप को छोड़कर, उल्लुओं द्वारा लाई जाने वाली डाक, बड़े हॉल में दावतें खाना, टावर के कमरे के मसहरीदार पलंग पर सोना, चाबियों और मैदान के रखवाले हैग्रिड के अंधेरे जंगल के पास बने घर तक यात्रा करने जाना। उसे सबसे ज्यादा याद क्विडिच की आती थी, जो जादूगरों की दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल था। 6 ऊंचे गोल पोस्ट, 4 उड़ती गेंदें और जादुई झाड़ियों पर उड़ते 14 खिलाड़ी। जैसे ही हैरी घर पर आया, वैसे ही वर्नॉन अंकल ने उसकी मंत्र की सारी किताबें, छड़ी, दुशाले, कढ़ाई और बेहतरीन निम्बस 2000 झाड़ू को सीढ़ी के नीचे वाली अलमारी में ताला लगाकर बंद कर दिया था। पूरी गर्मियों में क्विडिच की प्रैक्टिस ना करने के कारण अगर हैरी को उसके हाउस की टीम से निकाल दिया गया तो डर्सलीज को इसकी क्या परवाह थी। अगर हैरी बिना होमवर्क के स्कूल जाएगा तो डर्सली परिवार को इससे क्या फर्क पड़ता था। डर्सली परिवार ऐसे लोग थे जिन्हें जादूगर मगलू नाम से बुलाते थे। ऐसे लोग जिनकी नसों में जादुई खून की एक बूंद भी ना हो। उनके हिसाब से परिवार में किसी जादूगर का होना सबसे शर्मनाक बात थी। वर्नॉन अंकल ने हैरी की उल्लू हेडविग को भी उसके पिंजरे में बंद करके ताला लगा दिया था, ताकि वो जादूगरों की दुनिया में किसी के पास संदेश न ले जा सके। हैरी का हुलिया बाकी परिवार से बिल्कुल अलग था। वर्नॉन अंकल भारी भरकम थे। उनकी गर्दन तो नाक के बराबर थी और उनकी मूछें बड़ी और काले रंग की थी। पेटूनिया आंटी का चेहरा पतला और घोड़े जैसा था। डडली सुनहरे बालों वाला गुलाबी और सुअर जैसा मोटा लड़का था। दूसरी तरफ हैरी छोटा और दुबला था। उसकी आंखें चमकदार हरे रंग की थी और उसके गहरे काले बाल हमेशा बिखरे रहते थे और पीछे की तरफ चिपके रहते थे।
वो गोल चश्मा पहनता था और उसके माथे पर एक पतला बिजली गिरने के आकार का निशान था। इस निशान ने ही हैरी को खास तौर पर असामान्य बना दिया था, बाकी जादूगरों से भी ज्यादा असामान्य। ये निशान हैरी के उस रहस्यमय अतीत की इकलौती निशानी था जिस वजह से उसे 11 साल पहले डर्सली परिवार की चौखट पर छोड़ा गया था। 1 साल की उम्र में हैरी ने न जाने कैसे दुनिया के सबसे बड़े शैतानी जादूगर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के शाप से बाल बाल बच गया था, जिसका नाम लेने में ज्यादातर जादूगर और जादूगरनियां आज भी डरते थे। वोल्डेमॉर्ट के हमले में हैरी के माता पिता तो मारे गए, पर वो बिजली गिरने के निशान के साथ बच गया, और किसी भी तरह कोई नहीं जानता था कि क्यों। जिस पल वोल्डेमॉर्ट हैरी को नहीं मार पाया, उसी पल उसकी सारी शक्तियां चली गई। इसलिए हैरी को उसकी मृत माँ की बहन और उसके पति ने पाला। उसे डर्सली परिवार में रहते रहते 10 साल हो चुके थे, परंतु वो ये कभी नहीं समझ पाया कि उसके आसपास अजीब घटनाएं क्यों होती थी। उसे डर्सली परिवार की इस कहानी पर विश्वास था कि जिस कार दुर्घटना में उसके माता पिता मारे गए थे, उसी में उसके माथे पर यह निशान बन गया था। परंतु ठीक 1 साल पहले हॉगवर्ट्स से हैरी के नाम एक खत आया और सारी सच्चाई खुल गई। हैरी जादूगरों के स्कूल में पढ़ने चला गया, जहां वो और उसका निशान दोनों ही बहुत मशहूर थे। परंतु अब स्कूल की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी, इसलिए वो मजबूरन छुट्टियों में डर्सली परिवार के साथ रहने वापस आ गया था। यहाँ उसके साथ ऐसे कुत्ते जैसा बर्ताव किया जाता था जो किसी गंदी जगह लौट कर आया हो। डर्सली परिवार को तो इतना भी याद नहीं था कि आज हैरी का 12वां जन्मदिन है। जाहिर है उसे उनसे ज्यादा उम्मीदें थी भी नहीं। केक की बात तो रहने दो, उन्होंने कभी उसे ढंग का तोहफा भी नहीं दिया था, पर उसके जन्मदिन को बिल्कुल अनदेखा कर देना। उस पल वर्नॉन डर्सली ने अपना गला साफ करते हुए महत्वपूर्ण अंदाज में कहा, जैसा कि सब जानते हैं आज बहुत जरूरी दिन है। हैरी ने ऊपर देखा, उसे यकीन नहीं हो रहा था। वर्नॉन अंकल ने दोबारा कहा, आज के दिन मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा करने वाला हूँ। हैरी अपना टोस्ट वक्त खाने लगा। उसने कड़वाहट से सोचा, वर्नॉन अंकल अपनी मूर्खतापूर्ण डिनर पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों से वो इसी बारे में बात कर रहे थे। एक अमीर भवन निर्माता और उनकी पत्नी डिनर पर आ रहे हैं, और वर्नॉन अंकल को उम्मीद थी कि वो भवन निर्माता उन्हें बहुत बड़ा ऑर्डर देगा। वर्नॉन अंकल की कंपनी ड्रिल बनाती थी। वर्नॉन अंकल बोले, चलो एक बार फिर कार्यक्रम दोहरा लेते हैं। हम सब 8 बजे अपनी अपनी जगह पर होंगे। पेटूनिया तुम यहाँ बैठक में होंगी। पेटूनिया आंटी बोली, घर में उनके स्वागत की तैयारी करते हुए। बहुत बढ़िया। और डडली बेटा तुम दरवाजा खोलने के इंतजार में। डडली ने चेहरे पर बनावटी और भद्दी सी मुस्कान लाते हुए कहा, मेसन अंकल आंटी अंदर आइए, मैं आपकी कोट ले लेता हूँ। पेटूनिया आंटी गदगद होकर बोली, वो सोचेंगे कितना प्यारा बच्चा है। शाबाश बेटा डडली, वर्नॉन अंकल ने कहा, और फिर वो हैरी की तरफ मुड़े। और तुम? हैरी ने भावहीन स्वर में जवाब दिया, अपने बेडरूम में, बिल्कुल चुपचाप, जैसे इस घर में हूं ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही करना। वर्नॉन अंकल ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, पेटोनिया मैं उन लोगों को बैठक में लेकर आऊंगा, तुम्हारा परिचय कराऊंगा और उनके लिए ड्रिंक्स बनाऊंगा। 8:15 बजे। मैं कहूंगी डिनर तैयार है, पेटोनिया आंटी बोली। और डडली बेटा तुम बोलोगे? मेसन आंटी आप आइए, आपको मैं डाइनिंग रूम में ले चलूं। डडली ने अपनी मोटी बाह एक अदृश्य महिला की तरफ बढ़ाते हुए कहा। पेटूनिया आंटी नाक से सांस खींच के बोली, मेरा आदर्श सभ्य बच्चा। और तुम? वर्नॉन अंकल ने खा जाने वाले अंदाज में हैरी से पूछा। अपने बेडरूम में, बिल्कुल चुपचाप, जैसे इस घर में हूं ही नहीं, हैरी ने नीरस अंदाज में कहा। ऐसा ही करोगे। अब हमारा लक्ष्य है कि डिनर के दौरान उनकी तारीफ में कुछ बोलना। पेटूनिया तुम क्या कहोगी? मिस्टर मेसन, वर्नॉन मुझे बताते हैं कि आप गोल्फ के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मिसेस मेसन, ये ड्रेस कहाँ से लिया आपने? बहुत बढ़िया। और डडली बेटा तुम? ये कैसा रहेगा? हमें स्कूल में आदर्श व्यक्ति पर निबंध लिखना था और मेसन अंकल मैंने आपके बारे में लिखा। पेटूनिया आंटी और हैरी दोनों के लिए इसे पचाना थोड़ा मुश्किल था। पेटूनिया आंटी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया। दूसरी तरफ हैरी ने मुंह टेबल के नीचे छुपा लिया ताकि कोई उसे हंसते हुए ना देख ले। और तुम लड़के? हैरी ने अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए उसे भावहीन बनाने की पूरी कोशिश की। उसने कहा, अपने बेडरूम में, बिल्कुल चुपचाप, जैसे इस घर में हूं ही नहीं। ऐसा ही करना, वर्नॉन अंकल ने जोर देते हुए कहा। मेसन परिवार तुम्हारे बारे में कोई कुछ नहीं जानता और हम चाहते भी ये नहीं है कि उन्हें तुम्हारे बारे में पता चले। पेटूनिया, डिनर खत्म होने के बाद तुम मिसेस मेसन को कॉफी पिलाने के लिए बैठक में ले जाना और मैं चर्चा को ड्रिल की तरफ कर दूंगा। किस्मत अच्छी रही तो 10 बजे की न्यूज से पहले समझौते पर दस्तखत करवा के उसे लिफाफे में बंद करवा लूंगा। कल इस समय हम मयोरका में हॉलीडे होम खरीद रहे होंगे। हैरी ये सुनकर बहुत रोमांचित नहीं हुआ।
उसे उम्मीद नहीं थी कि डर्सली परिवार मयोरका में उसके साथ प्राइवेट ड्राइव से ज्यादा अच्छा व्यवहार करेंगे। तो फिर ठीक है, अब शहर से डडली और अपने लिए डिनर के लिए अच्छे से सूट लेकर आता हूँ। और फिर उन्होंने गुर्राकर हैरी से कहा, और तुम जब तुम्हारी आंटी सफाई करे तो उनके रास्ते में मत आना। हैरी पिछले दरवाजे से बाहर चल गया। दिन खुशनुमा और धूप से भरा था। वो लॉन के पार गया, बगीचे की बेंच पर बैठा और धीमी आवाज में गाने लगा, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। ना कोई कार्ड, ना तोहफा, और वो आज की शाम इस तरह गुजारेगा जैसे इस दुनिया में हो ही नहीं। वो दुखी मन से झाड़ियों में देखने लगा। उसे कभी इतना अकेलापन महसूस नहीं हुआ था। हॉगवर्ट्स की किसी भी चीज से ज्यादा, क्विडिच खेलने से भी ज्यादा हैरी को अपने सबसे अच्छे दोस्तों रॉन वीजली और हरमाइनी ग्रेंजर की याद आ रही थी। बहरहाल ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों को तो उसकी बिल्कुल याद नहीं आ रही थी। पूरी गर्मियों में दोनों में से किसी ने एक चिट्ठी तक नहीं लिखी थी, जबकि रॉन ने हैरी से कहा था कि वो उसे अपने घर रहने के लिए बुलाएगा। अनगिनत बार हैरी जादू से हेडविग के पिंजरे का ताला खोलने की कगार पर था और उसके द्वारा रॉन और हरमाइनी को चिट्ठी भेजना चाहता था, पर यह इतना महत्वपूर्ण काम नहीं था कि इसके लिए इतना बड़ा जोखिम लिया जाए। नाबालिग जादूगरों को स्कूल के बाहर जादू करने की इजाजत नहीं थी। हैरी ने यह बात डर्सली दंपति को नहीं बताई थी। वो जानता था कि वो जादुई छड़ी और झाड़ू के साथ उसे भी सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी में सिर्फ इसलिए बंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर था कि हैरी उन सबको गुबरैले कीड़ों में बदल देगा। डर्सली परिवार में लौटने के 2 सप्ताह बाद तक हैरी अनाप शनाप मंत्र बोलता और उसे बड़ा मजा आता जब डडली अपनी जान छुड़ाकर थुल थुल पैरों से कमरे के बाहर भागता था। पर रॉन और हरमाइनी की लंबी खामोशी के कारण हैरी अब खुद को जादुई दुनिया से इतना कटा हुआ महसूस कर रहा था कि उसे डडली को सताने में भी मजा नहीं आ रहा था। और अब तो रॉन और हरमाइनी उसका जन्मदिन भी भूल गए। हॉगवर्ट्स से अगर एक भी खत आ जाए तो बदले में इस समय उसके वो कुछ भी दे सकता था, किसी भी जादूगरनी या जादूगर के खत के बदले में। यहाँ तक कि अपने जानी दुश्मन ड्रेको मैल्फॉय की शक्ल देखकर भी वो एक तरह से खुशी होगा, क्योंकि उसे यकीन हो जाएगा कि ये सब महज एक सपना नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसने पिछले साल हॉगवर्ट्स में सिर्फ मौज मस्ती ही की थी। साल के आखिर में हैरी ने किसी और का नहीं बल्कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का खुद सामना किया था। वोल्डेमॉर्ट अब पहले जितना शक्तिशाली तो नहीं था, पर अब भी डरावना था, चालाक था। अब भी दोबारा शक्तिशाली बनने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। हैरी दूसरी बार वोल्डेमॉर्ट के चुंगल से बच निकला था, पर इस बार वो बिल्कुल बाल बाल बचा था। हालांकि यह घटना कई सप्ताह पुरानी हो चुकी थी, पर वो अब भी उसकी यादों की वजह से कई रातों को जाग जाता, ठंडे पसीने में नहा जाता और सोचने लगता कि वोल्डेमॉर्ट इस समय जाने कहाँ होगा। उसे वोल्डेमॉर्ट का लाल चेहरा और गुस्से से भरी बड़ी बड़ी आंखें आ जाती। हैरी अचानक बगीचे की बेंच पर तनकर बैठ गया। वो झाड़ियों को यूं ही घूर रहा था, पर अचानक झाड़ियां पलटकर उसे घूरने लगी। पत्तियों के बीच 2 बड़ी हरी आंखें उभर आई थी। जैसे ही हैरी उछलकर खड़ा हुआ, लॉन के दूसरी तरफ से एक चिढ़ाने वाली आवाज तैरती हुई आई। डडली बतख जैसी चाल चलते हुए उसकी तरफ आ रहा था। मैं चाहता हूँ आज कौन सा दिन है। बड़ी बड़ी आंखें झपकी और गायब हो गई। क्या? हैरी ने पूछा। उसने अब भी आंखें झाड़ियों पर से नहीं हटाई। मैं जानता हूँ आज कौन सा दिन है, डडली ने बिल्कुल पास आते हुए दोहराया। बहुत अच्छे, चलो तुम्हें सप्ताह के दिन तो याद हुए। डडली ने ताना मारा। आज तेरा जन्मदिन है ना, पर ये तो बता, तुझे किसी ने कार्ड क्यों नहीं भेजा? क्या उस अजीब जगह पर तेरा एक भी दोस्त नहीं है? हैरी ने ठंडेपन से जवाब दिया। बेहतर होगा तुम्हारी माँ ये ना सुन ले कि तुम मेरे स्कूल के बारे में बात कर रहे हो। डडली ने अपना पैंट ऊपर सरकाया जो उसकी मोटी कमर पर सरक रही थी। उसने संदेह भरे स्वर में पूछा, और तुम झाड़ियों में क्या घूर रहे थे? हैरी ने कहा, मैं ये सोच रहा था कि इनमें आग लगाने के लिए अच्छा मंत्र कौन सा होगा। डडली एकदम से पीछे की ओर लड़खड़ाया और उसका मोटा चेहरे पर दहशत के भाव आ गए। तुम ऐसा नहीं कर सकते। डैडी ने जादू करने से मना किया है। उन्होंने कहा है कि वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे और तुम कहीं दूसरी जगह जाकर भी नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारा तो कोई दोस्त ही नहीं है ना जो तुम्हें अपने घर पर। छू मंतर काली गलंतर। हैरी खूंखार आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। मम्मी! डडली चीखते हुए झाल बचाकर गिरते पड़ते घर की तरफ भागा। मम्मी, हैरी क्या कर रहा है? हैरी ने एक पल के लिए इस आनंद की बहुत भारी कीमत चुकाई, क्योंकि डडली या झाड़ियों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसलिए पेटूनिया आंटी समझ गई कि उसने सचमुच कोई जादू नहीं किया था। फिर भी उन्होंने साबुन लगा फ्राइंग पैन हैरी पर फेंक कर मारा और उसे झुककर अपना सिर बचाना पड़ा। इसके बाद पेटूनिया आंटी ने उसे बहुत से काम दे दिए और ये भी बता दिया कि जब तक काम पूरे नहीं होंगे तब तक उसे खाना नहीं मिलेगा। जब हैरी खिड़कियां साफ कर रहा था, कार धो रहा था, लॉन तराश रहा था, फूलों की क्यारियों को व्यवस्थित कर रहा था, गुलाब के पौधों की छटाई करके उनमें पानी दे रहा था और बगीचे की बेंच पर पेंट कर रहा था, तब डडली जीभ लपलपाते आइसक्रीम चाट रहा था और टहलते हुए उसे देख रहा था।
आसमान में सूरज तेजी से चमक रहा था और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को जला रहा था। हैरी जानता था कि उसे डडली को जाल में नहीं फंसना चाहिए था, पर डडली ने बिल्कुल वही बात कह दी थी जो हैरी खुद सोच रहा था। क्या हॉगवर्ट्स में सचमुच उसका एक भी दोस्त नहीं था? फूलों की क्यारियों में खाद फैलाते समय उसने गुस्से में सोचा, काश इन्हें पता होता कि मैं मशहूर हैरी पॉटर हूँ। उसकी कमर दुख रही थी और वो चेहरे से पसीने की बूंदें पोंछ रहा था। आखिर शाम को 7:30 बजे थके मांदे हैरी ने सुना कि पेटूनिया आंटी उसे आवाज लगा रही थी, अंदर आओ और उस अखबार पर पैर रख कर आना, खबरदार जमीन पर पैर रखा तो। हैरी खुशी से चमकदार किचन के अंदर आ गया। फ्रिज पर रात की पुडिंग रखी थी, फेंटी हुई क्रीम का एक बड़ा केक और मिठाइयाँ। अवन में चिकन भुन रहा था। जल्दी आओ, मेसन परिवार आता ही होगा। पेटूनिया आंटी ने उसे फटकारते हुए किचन की टेबल पर रखी ब्रेड की 2 स्लाइस और चीज के एक टुकड़े की तरफ इशारा किया। वो अपनी नारंगी गुलाबी कॉकटेल ड्रेस पहनी हुई थी। हैरी ने हाथ धोकर बेस्वाद भोजन को जैसे तैसे गले से नीचे उतारा। जिस पल उसने आखिरी टुकड़ा उठाया, पेटूनिया आंटी ने झपट कर प्लेट हटा दी। कमरे में जल्दी। जब हैरी ड्राइंग रूम के दरवाजे के पास से गुजरा तो उसे वर्नॉन अंकल और डडली की झलक दिखी, जो डिनर जैकेट पहन चुके थे। वो अभी भी ऊपरी मंजिल की आखिरी सीढ़ी तक ही पहुंचा था कि दरवाजे की घंटी बजी। वर्नॉन अंकल का तमतमाया चेहरा सीढ़ियों के नीचे एकदम दिखाई दिया। याद रखना लड़के, जरा सी भी आवाज की तो। हैरी दबे पांव अपने कमरे तक पहुंचा, अंदर गया, दरवाजा बंद किया और इसके बाद अपने बिस्तर पर रखने को तैयार था। समस्या ये थी कि उसके बिस्तर पर तो कोई और बैठा हुआ था।